किरण चौधरी जी ने जो ड्रामा किया है ना तो सामने कि मुझे राउधन सिंह मेरे फोन ही नहीं उठा रहा, मुझे लगता है ये सीधा सीधा प्रमाण है कि मैडम को ये खबर मिल चुकी है कि राउधन सिंह ये चुनाव जीत रहा है जी। तोहमत उन पे आनी है क्योंकि तोसाम और भिवानी में क्लोजली मुकाबला तो वो अपने पहले ही पाड़ बांध ली उन्होंने। और किरण चौधरी जो रोई है, जिस तरीके से उन्होंने मैं कहता हूँ पॉलिटिकल ड्रामेबाजी की है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि राव दान सिंह ये चुनाव निकाल सकता है। अगर चौधरी रणजीत सिंह बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन आप जयप्रकाश जी को कमजोर नहीं कह सकते थे। मुकाबला बड़ा रोमांचक है, फाइट है, कुछ भी हो सकता है हिसार के चुनाव में। आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि गांव में जयप्रकाश का प्रभाव दिखता है, तो शहरों में रणजीत सिंह चौटाला जी जयप्रकाश पे काफी भारी बढ़त के साथ। गांव में फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी की कई चर्चाएं हैं। 10 साल में उनसे नकारा सांसद हरियाणा में नहीं था। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब ये कहते थे उनसे नकारा प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था कोई। और अब तो उनके बारे में ये पता नहीं कितनी झूठ है सच है कि उन्होंने पूरा फरीदाबाद बेच खाया ऐसा कहते हैं लोग। अभी अभी भी कहते हैं कि उन्होंने कोई बाटा बूटा की वो जमीनें वहाँ पे। हरियाणा का सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है और जब चुनावों की घोषणा हुई थी, उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा हुई और उसके बाद पूरे चुनाव ने कई रंग बदले हैं। अब मतदान होने में कुछ दिन शेष हैं, तो हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का गणित क्या है, आज इसी की पड़ताल करेंगे। मेरे साथ हैं हरियाणा के सीनियर पत्रकार भाई धर्मेंद्र कुआरे, तो इनसे पूछेंगे कि सभी 10 लोकसभा का गणित। जी धर्मेंद्र भाई, राम राम। नमस्कार। सबसे पहले एक चर्चा करेंगे सोनीपत से। ठीक है। क्योंकि सोनीपत एक ऐसी सीट थी जहां पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे 1,64,000 कुछ वोटों से, और इस बार जो कांग्रेस का कैंडिडेट आया सतपाल ब्रह्मचारी, उनके आने से ही पहले ये आवाज़ चल गई कि सतपाल ब्रह्मचारी आ गया तो इसकी एक तरफा जीत है। क्या आकलन है सोनीपत को लेकर? कुछ सीटें ऐसी हैं करमपाल जी जिनका नाम जनता ने सुझाया था जी कि जी इनको टिकट दे दो, हम इनको वोट दे देंगे। उनमें सोनीपत एक थी जी, सिरसा एक थी, भिवानी एक थी। ठीक है। और ये तीनों ही सीटें बीजेपी के पास थी जी। लेकिन अब जो इन 3 पे जो जनपक्ष की आवाज़ सुनेगी, उसके बाद ये तीनों ही सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। अच्छा हाँ। सोनीपत में जैसे हम बात करें सतपाल ब्रह्मचारी जी देखो, आदमी की डेस्टिनी बड़ी चीज होती है। हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं और सोनीपत से टिकट मिल गई और वो एकाएक जो सीट कांग्रेस हार गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा आदमी वहां से हार गया था, वो सीट एकदम से फाइट में आ गई जी। क्योंकि जो आपके जिंद के 3 हल्के लगते हैं वो डिसाइडिंग इस बार चुनाव में बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सोनीपत में ब्रह्मचारी जी का नाम होने वाला है और वही शायद जींद ही उनके लिए, हालांकि आसान नहीं है, मुकाबला टफ है। मुकाबला टफ है कि वहाँ पे ब्रह्मचारी जी 2 लाख वोटों से जीतते हैं। नहीं, लेकिन ये है कि मुकाबले में वो थोड़ा एज में है आज के दिन, बहुत एज में है, बहुत एज में है बिल्कुल। और उन्होंने एक हारी हुई सीट को बड़े रोचक मुकाबले में, रोमांचक मुकाबले में तब्दील कर दिया है। और मैं तो हैरान हूँ, वो मेरी तरह थोड़े कट्टे हैं लेकिन गजब की फुर्ती है यार उस आदमी में। 12-12 बजे तक कैंपेन कर रहा है वो। बिल्कुल, हर रोज मैं भी कुछ साथियों से पता चला 2 बजे आश्रम में पहुंचते हैं और सवेरे 7 बजे किसी के घर नाश्ते पे पहुंच जाते हैं। वो मेहनती, बिल्कुल मेहनती हैं। उसके बाद हिसार पे आते हैं। हिसार का मुकाबला बड़ा टफ है। चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश जेपी, दोनों धुरंधर राजनीति के और लंबा समय दोनों को राजनीति में होगा। वहाँ का क्या आकलन आप लोग रहे? देखो, वहाँ नैना चौटाला जी हैं, सुनैना चौटाला जी हैं। ये मुकाबले में उतरी तो हैं, लेकिन वहाँ पे शर्तें इस बात की लग रही हैं कि ये दोनों मिलके 50,000 वोट तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, दोनों की मिला के 50,000 भी नहीं आएंगे। हाँ, ऐसा है। और हो सकता है नैना चौटाला जी की से ज्यादा वोट सुनैना चौटाला की आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही इस तरह का भी वहाँ पे सुनने में आ रहा है। तो जननायक जनता पार्टी तो एक साइड में रख दो आप, और इनकी बात करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को भी 2 बचे, चौधरी रणजीत सिंह जी और जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी ने अपना जो बेस है वो गाँव को बना रखा है। रणजीत जी का बेस, कोर वोटर जो है बीजेपी का, वो शहरों में है। रणजीत जी के लिए अच्छी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई भी इस बात को समझते हैं कि विधानसभा में आदमपुर से हार का मतलब है लोकसभा में, विधानसभा में फिर से हार। बिल्कुल, क्योंकि जयप्रकाश अगर जीता है तो जयप्रकाश हार जाए तो आदमपुर से फिर वो आ जाएगा। तो उनके लिए तो बढ़िया है कि उसको जिता के लोकसभा में भेज दें। बिल्कुल। लेकिन
लोग ये कह रहे हैं, उनको लोगों ने उनको ये समझाया है कि इस आदमी को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जी को तो पहला आखिरी इलेक्शन मान के चलो आप, ये वो अगर जीत गए तो भविष्य में उनके दरवाजे बंद नहीं होंगे। बिल्कुल कई तरह के समीकरण वहाँ पे हैं। कुलदीप बिश्नोई ईमानदारी से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी की मदद कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी की बहुत देर से सही बात समझ में आ गई, भाई चौधरी साहब की मदद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो टिकट का ही भरोसा नहीं है बड़े बड़े लोगों की जी। तो वो भी ईमानदारी के साथ रणजीत चौटाला की मदद कर रहे हैं। हालांकि देखो नारनौंद में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को लीड मिलेगी, लेकिन अब कैप्टन अभिमन्यु ने इतना जोर लगा दिया है, लीड रहे ना रहे तो उसको कम से कम करें, कितना मजबूत करें, लेकिन ये है कि कैप्टन अभिमन्यु मन से लग गए हैं अभी। लग गए, कैप्टन साहब की मजबूरी है वहाँ। बिल्कुल। आपको याद हो ब्रजेंद्र सिंह जब चुनाव जीते थे तो ब्रजेंद्र सिंह उचाना नारनौंद से हारे थे, दुष्यंत जीता था तो, और कैप्टन साहब इस वजह से चुनाव हुआ, एक बड़ा कारण था, वोट लौटा ही नहीं दोबारा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लड़ रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन आप जयप्रकाश जी को कमजोर नहीं कह सकते थे। मुकाबला बड़ा रोमांचक है, फाइट है, कुछ भी हो सकता है हिसार के चुनाव में। आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि गांव में जयप्रकाश का प्रभाव दिखता है, तो शहरों में रणजीत सिंह चौटाला जी जयप्रकाश पे काफी भारी बढ़त के साथ। लेकिन गांव में एक चीज और देखिए, हम भी कई गांव में गए हैं, वहाँ हर बिरादरी में बीजेपी का वो जो वोट है आज वो हर बिरादरी में है, वो दलित में भी है, ब्राह्मण में भी है, वो दलित में नहीं, ओबीसी में भी है। अफसोसजनक बात यह है कि दलित में नहीं है। दलित वोट बैंक और जाट वोट बैंक आज के दिन कांग्रेस के साथ नहीं। ऐसा मैं कुछ गाँव में मैं पूरे हिसार लोग पार्लियामेंट्री में घूम चुका हूँ। जो मोदी सरकार का 5 किलो का अनाज है और जो नौकरियां मिली है ना उन परिवारों में, वो तो 10 किलो उसका असर दिख रहा है। वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 10 किलो दूंगा, ये 5 किलो दे रहे हैं। 5 किलो अनाज से अगर ये डिसाइड हो कि देश में सरकारें किसकी बनेगी, फिर तो आप ये चुनाव करवाने की क्या जरूरत है। मोदी जी राशन 10 किलो कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप देखो पूरे हरियाणा में मोदी कोई फैक्ट्री नहीं है, मोदी कोई फैक्ट्री नहीं है। हिसार का चुनाव पूरी तरीके से चौधरी रणजीत सिंह के व्यक्तित्व के ऊपर और जयप्रकाश के ऊपर टिका हुआ है। दोनों में टफ मुकाबला है। एज की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि चौधरी रणजीत सिंह की एज आज के दिन हिसार में दिखाई देती। सबकी नजरें हैं खट्टर साहब का क्या रहेगा वहाँ का क्या आकलन है? एक युवा यंग लड़का, दोनों पंजाबी हैं। देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा ने करनाल के चुनाव में अपना ध्यान खींचा है, अपनी बातों से, अपने पिछले कामों से, जो उन्होंने यूथ को लेके संघर्ष किया था उसको लेके। और निश्चित तौर पे अगर इस लोकसभा चुनाव की आप बात करो तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे जो एक अच्छी बात निकल के आई है कि प्रदेश को एक नया नेता मिला है दिव्यांशु के रूप में। नहीं तो ये तो सारे पुराने पापी हैं। वो एक ऐसा आदमी है जो एक ग्राउंड से निकल के जिसको टिकट मिली है। बहुत अच्छा मुकाबला उन्होंने दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी वो चुनाव जीत रहे हैं, जीत जाएंगे अच्छे वोटों से चुनाव। रोहिता रेवड़ी बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी पानीपत सीट से, और वो अभी कांग्रेस के पाले में आ गई हैं। उन्होंने ये कहा कि खट्टर की गर्दन में सरिया उसको हम निकाल लेंगे, पंजाबी समाज उनके साथ है। क्या उनके जो नेता आ रहे हैं इसका कुछ असर पड़ेगा? देखो रोहिता रेवड़ी जी बीजेपी में थी और मनोहर लाल जी की सरकार थी, तब तो उनको सरिया दिखा नहीं। अब भी 4.5 साल हो गए, अब भी सरिया नहीं दिखा। सरिया कब दिखा? जब बीजेपी की सरकार को 10 साल होने वाले हैं, मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम पद से हट गए, तब सरिया दिखाई दिया। ये पॉलिटिकल बयानबाजी होते हैं। करनाल में जाके मनोहर लाल खट्टर का सरिया अपने आप मोल्ड होने लगता है, रबड़ में बदल जाता है, बदल चुका है। वो जो आदमी प्रदेश का 9.5 साल मुखिया रहा, वो लोगों के सामने जोड़ियां फैला के वोट मांग रहा है, डोर टू डोर कर रहा है। इस चुनाव की संवेदनशीलता को वो भी समझते हैं। अच्छा मुकाबला होते हुए भी मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीतेंगे। रोहिता रेवड़ी आए कोई आए, ज्यादा सब विधानसभा में फर्क पड़ता है, लोकसभा में नहीं पड़ता। चलो देखते हैं। उसके बाद सिरसा में चलते हैं। सिरसा में कुमारी शैलजा तो घोषित होने से पहले ही लोगों ने उनको जिता दिया था। हाँ, और उसके बाद फिर कुछ इस तरह की खबरें आई कि कांग्रेसी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो गुटबाजी उनको ना ले बैठे। लेकिन अब लग रहा है कि सारे कांग्रेसी भी उनके साथ आ गए हैं। अगर सिरसा सीट कांग्रेस हारती है, हाँ, तो आप ये लिखवा लो हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस आ जाएगी। यानी सबसे सेफ सीट कांग्रेस, सबसे सेफ सीट है कांग्रेस। दीपेंद्र से भी सेफ, दीपेंद्र से भी सेफ। बिल्कुल। शैलजा की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, शैलजा चुनाव जीत चुकी हैं। मनोहर लाल खट्टर ने 2 ही डिसीजन धूल झोंक के, जो हाईकमान था उनका, उनमें 2 डिसीजन उन्होंने लिए थे, जिनमें से एक तो कम से कम गलत साबित होगा, सिरसा वाला। ठीक है। और
ये शायद लगता है कि उनका जो डिसीजन था, हाँ, वो भारी पड़ेगा उनको। दुग्गल की टिकट कटवाने का, ये भारी पड़ा। और ये दुग्गल तंवर से मजबूत थी, दुग्गल आती तो दोबारा कोई भी आता, हाँ, अगर आपको टिकट ही देनी थी, हाँ, बीजेपी के 10 साल में यार इन्होंने एक ऐसा कार्यकर्ता तो इनके पास होना ही चाहिए था जिसको टिकट दे देते। तो उनको विधानसभा लड़ाया जा सकता था तंवर साहब को कहीं से। ये डिसीजन ही एक्चुअली गलत था और जनता से भी आवाज ही उठ गई। यस, और वो आवाज बीजेपी चाहते ना चाहते हुए कटी ही नहीं कहीं, वो चली रही है, शैलजा जीतेगी, शैलजा जीतेगी, शैलजा तो जीतेगी। बिल्कुल। 2 सीटें है ना, बिल्कुल हरियाणा के उधर परले कोने पे हैं, वो आपका फरीदाबाद की और गुड़गांव की। इधर के लोगों को वहाँ की राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, पता नहीं क्या चलता है, इसलिए मुझे भी वहाँ स्पेशली 2 दिन लगाने पड़े। चलो फरीदाबाद का बताओ क्या है। फरीदाबाद में ऐसा लोग कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी की जो इमेज है व्यक्तिगत, अगर इमेज के हिसाब से चुनाव जीतते हारते तो फरीदाबाद और गुड़गांव की सीटें दोनों बीजेपी को हारनी चाहिए। अच्छा, मैं दोनों की कंबाइंड बात कर लेता हूँ। एक तरफ है राव इंद्रजीत जी, अगर वो राजा नहीं होते हिरवाल के तो वो बिल्कुल नहीं चुनाव जीतते किसी भी सूरत में। उनको धूप गर्मी आज भी सताती हैं चीजें। अपनी लोकसभा में उनकी हाजिरी नाम मात्र की है, वो जाते नहीं, राजाओं वाले ख्याल में। लेकिन मोदी लहर में वो चुनाव जीतते हैं। तो गुड़गांव में आज भी वो राज बब्बर ने उनको बहुत अच्छी मुकाबला दिया है, लेकिन फिर भी एज पे राव इंद्रजीत। अब मैं आपको थोड़ी सी कृष्णपाल जी की, हाँ, नहीं अभी गुड़गांव पे रुकते हैं थोड़ा। मेरी वहाँ साथियों से बात हुई, थोड़ा टाइम मैंने भी लगाया 1-2 वहाँ विधानसभा हल्कों में। पूरी जो गुड़गांव लोकसभा के 9 हल्के हैं, सब में जितने भी बीजेपी के नेता हैं सभी राव इंद्रजीत को हराने में जुट गए हैं। आप राव से नहीं हारता नहीं, सुनो, राव नरवीर सिंह है, मंत्री थे पिछली बार, उनकी टिकट इंद्रजीत ने कटवाई। रणधीर कापड़ीवास की टिकट कटवाई। सतीश यादव को पीछे किया। उमेश अग्रवाल का यूज किया, सबसे ज्यादा अंतर से जीते थे 14 में, वो आज कहीं नहीं है। तो ये जो सारे नेता हैं ये इंद्रजीत के खिलाफ खड़े हो गए। इन सारे फैक्टर पे भारी पड़ता है एनसीआर में मोदी फैक्टर। 2 ही जगह पे मोदी फैक्टर है हरियाणा में, और वो है एनसीआर में। मोदी फैक्टर वहाँ पे भारी है। आप पूरा यादव वोट बैंक उनके साथ है, वो चुनाव जीत रहे हैं। आप कितने जोड़ भाग लगाते रहिए, राव इंद्रजीत ये चुनाव जीत रहे। फरीदाबाद पे आते हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी की कई चर्चाएं हैं। 10 साल में उनसे नकारा सांसद हरियाणा में नहीं था। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब ये कहते थे उनसे नकारा प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था कोई। और अब तो उनके बारे में ये पता नहीं कितनी झूठ है सच है कि उन्होंने पूरा फरीदाबाद बेच खाया। ऐसा कहते हैं लोग। अभी भी कहते हैं कि उन्होंने कोई बाटा बूटा की वो जमीनें वहाँ पे उनके नाम, पता नहीं सच है कि नहीं, पर वहाँ हवाएं हैं। सारा शहर ये कहता है ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, और उनकी जो संपत्ति है उसको देखते हुए ये आरोप जो हैं वो सच भी लगते हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर जी की टिकट संकट में है, और मैं थोड़ा सा डेस्टिनी में ज्यादा भरोसा करता हूँ। जो महेंद्र जी हैं, महेंद्र प्रताप जी, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। उनको टिकट दे दी किस्मत ने। मुझे लगता है कहीं वो किस्मत पलटा ना खाए और कृष्णपाल गुर्जर चुनाव हार जाएं। बिल्कुल। लेकिन वो तभी संभव है जब गुर्जर वोट बैंक जो बीजेपी में जाता है, अगर वो ये डिसाइड कर ले कि हमें ये प्रॉपर्टी डीलर टाइप का आदमी हराना है, तभी वो हारेंगे। और एक कृष्णपाल गुर्जर के सबसे नुकसानदायक बात यह है, जो शहरी वोट था ना वो कृष्णपाल गुर्जर से दूर हो गया है। शहरी वोटर तो एक्चुअली कृष्णपाल गुर्जर जी का किसी में अटैचमेंट ही नहीं है। वो आदमी तो अपना गारंटी मान रहा था ना कि मोदी के सारे जीत। अब उसको थोड़ी पता था कि वो इस बार कोई पुलवामा फैक्टर नहीं है, फंस गया बेचारा वो। बिल्कुल है वो एक गादड़ को ना 10वीं की मार्कशीट मिल गई कहीं पे, तो वो सारे जंगल में बोला पढ़ा लिखा गादड़ है वही, सारा हवा उसकी। वो एक दिन गाँव में कुत्ता ने फंस गया तो फफेड़ दिया, तो उसकी बहू बोली वो मार्कशीट तो दिखा, बोला बाजले सारे अनपढ़ तो कृष्णपाल जी पपेड़ दिए। ठीक है, दान सिंह अभी अहिरवाल की सीट है, 4 विधानसभा भिवानी में है, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, महेंद्रगढ़। कल जो किरण चौधरी जी ने जो ड्रामा किया है ना तो सामने कि मुझे राव सिंह मेरे फोन ही नहीं उठा रहा, मुझे लगता है ये सीधा सीधा प्रमाण है कि मैडम को ये खबर मिल चुकी है कि राहुल सिंह ये चुनाव जीत रहा है जी। तोहमत उन पे आनी है क्योंकि तोसाम और भिवानी में क्लोजली मुकाबला हो सकता है। राहुल सिंह 5-10 हज़ार वोटों से आ रहे वहाँ से, तो वो तोसाम हल्के से, हाँ तोसाम हल्के से, तो वो अपने पहले ही पाड़ बांध ली उन्होंने। और किरण चौधरी जो रोई है, जिस तरीके से उन्होंने
मैं कहता हूँ पॉलिटिकल ड्रामेबाजी की है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि राव दान सिंह ये चुनाव निकाल सकता है। अगर राव दान सिंह जी चुनाव हारते हैं तो वो उसका जिम्मेदार जाट वोट बैंक नहीं होगा, उसके जिम्मेदार उनके अपने अहीर भाई होंगे, क्योंकि अहीरों को ये डिसीजन लेना है कि वो मोदी जी के साथ रहेंगे या मोदी जी के खिलाफ होंगे। अहीर तो मेरा जो एक कहावत है वैसे, हाँ, कि गुज्जर की गायें और अहीर की राय लौट के शाम को घर आती है। और चलो ठीक है, आपकी राय सही रहेगी मुझे लगता है। मेरी जो वहाँ साथियों से बात होती है, अहीर साथी हैं कई, उन्होंने कहा है कि चारों जो सीटें हैं, नांगल चौधरी और अटेली, नारनौल, महेंद्रगढ़, चारों का मतलब यहाँ विनिंग तो है दान सिंह, लेकिन अब यहाँ अंतर पे बात है किस वो सारे अंतर खत्म कर देंगे। कितनी ज्यादा अंतर से जीतेंगे? बाडड़ा, दादरी और लोहारू, जैसे आपके जींद में है ना, जींद, जुलाना, सफीदो, ऐसे ही वहाँ पे वो कांग्रेस का एक तरफा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे 9 के 9 हल्के में भिवानी विधानसभा को छोड़ दें तो धर्मवीर कहीं से जीत ही नहीं रहे। नहीं, भिवानी से जीत रहे हैं धर्मवीर। हाँ, सिर्फ भिवानी को छोड़ दें, शाम से जीत रहे हैं धर्मवीर से। ठीक है, हाँ, वो उनका हल्का है, ठीक है। शायद लोहारू से भी जीत जाए, द्वार से मुश्किल है, अपने कहने से नहीं होता ना, आपको वहाँ ग्राउंड की रिपोर्ट ऐसा है। पर्टिया ने बड़ा जोर लगा रखा है। पर्टिया ने तो, जेपी दलाल घर नहीं बैठा हुआ ना, जेपी दलाल ने भी जोर लगा रखा है। 3 महीने बाद चुनाव है भाई, वहाँ पे लोकसभा चुनाव में विधानसभा का चुनाव हारना कैंडिडेट के लिए मायने रखता है। जो जोर दोनों ने लगा, जेपी दलाल ने कहा था ना, ये जो किसान नेता हैं, ये बहू बेटियां इनकी बात आती हैं, उसके जेपी दलाल की हालत तो बड़ी खराब हो चुकी है। वो वहाँ पे नहीं है खराब, लोहारू के अंदर अगर आप जाओगे वो चीजें बाहर तो फैक्टर करती हैं। लोहारू में जो उन्होंने अपना सेगमेंट को मजबूत किया है, ऐसा आप उनको सिरे से खारिज नहीं कर सकते जेपी दलाल को। बिल्कुल, मंत्री है अगला और बहुत स्ट्रोंग मंत्री है, हालांकि दुर्भाग्य से वो वित्त मंत्री बन चुके हैं और वित्त मंत्री कोई दोबारा जीतता नहीं। बिल्कुल। तो उनके साथ ये भी चैलेंज होगा आने वाले समय में कि जेपी दलाल एक वित्त मंत्री के रूप में जीत पाए, या उन्होंने अपने जो पूर्व साथी है उनका रिकॉर्ड कायम किया। पर भिवानी का मुकाबला अच्छा बन चुका है। ठीक है, वरुण मुलाना अम्बाड़ा से, वरुण मुलाना जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बंतो कटारिया वो चुनाव आसानी से जीतेंगे, आसानी से। हाँ, चलो देखते हैं। लेकिन वहाँ हमारी जो बात हुई है, बहुत तकड़ी फाइट है। बीजेपी को आप खारिज नहीं कर सकते। हाँ, जीटी रोड बेल्ट पे बीजेपी को खारिज करना एक नासमझी बुरी बात है। लेकिन आप पूरी पार्लियामेंट्री में देखें तो सडोरा से कांग्रेस का एमएलए है, कालका से कांग्रेस का एमएलए है, और रादौर से कांग्रेस का एमएलए है, खुद की मुलाना से कांग्रेस का एमएलए है। अगर इन लोगों को दोबारा रिपीट किया कांग्रेस ने, ये जिन के नाम आपने गिनाए हैं, जीतेंगे नहीं चुनाव। ये तो बीजेपी की लहर में जीते थे, अब नहीं जीतेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। एक सीट बच गई है आपकी, रोहतक की गढ़ है हरियाणा का। यहाँ का क्या, अब बिल्कुल रोहतक में आप बैठे हुए। देखो, मैं ट्रूथफुली आपको बताऊं कि बीजेपी ने इस इलेक्शन को रोमांचक बनाने की बहुत कोशिश की है। बीजेपी ने यहाँ जितनी मेहनत की है शायद नहीं की, पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब यहाँ से कोई उम्मीद छोड़ चुकी है। ओके, उन्होंने ये मान लिया है कि रोहतक में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय, अब आप देखो वो यहाँ नड्डा जी का रोड शो करवा रहे हैं रोहतक में। अब नड्डा जी की हालत बीजेपी में क्या, आप ये देखो भाई, नड्डा जी का कौन सा, कंगना रनौत का मुंह लगा दिया उन्होंने। भाई नड्डा जी क्या फैक्टर है यहाँ पे? नड्डा जी की जाति के कोई वोट हो, नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े नेता होंगे, उसकी यार क्यों बेइज्जती करवा रहे हो अरविंद जी की यहाँ पे? नड्डा जी का रोड शो करवा के, रोड शो करवाना है तो मोदी का करवाते, अमित शाह का करवाते, फिल्म स्टार का करवा लेते, नड्डा जी का रोड शो, ये एक बेइज्जती है। तो ये रोहतक सीट दीपेंद्र हुड्डा निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चाहे कुछ कहते रहो, ये निकल गई सीट इनकी। यानी कि टोटल आप आकलन करो तो पूरे हरियाणा कितना कांग्रेस कितना बीजेपी। देखो, मैं सामाजिक न्याय में विश्वास करता हूँ। हरियाणा है ना, हमेशा कहते बंटवारा सही होना चाहिए। तो मेरा जो बंटवारा है, एक सीट बची है कुरुक्षेत्र की सीट। मुझे लगता है जी सुशील गुप्ता जी ने बढ़िया चुनाव लड़ा, और लेकिन 1.25 लाख के करीबन वोट आज के दिन अभय सिंह चौटाला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वही नवीन जिंदल को जिताने में अहम भूमिका। और वहाँ भी इसी तरह की शर्त लग रही है, क्या अभय चौटाला 50 क्रॉस करेंगे, क्या अभय चौटाला 75 क्रॉस करेंगे, क्या लाख से ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे? 1.25 लाख के बीच में वोट उनके आज के दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं वोटों की वजह से नवीन जिंदल चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ओवरऑल आकलन क्या है? ओवरऑल आकलन है, सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, कहते हैं 2 भाइयों में बराबर बंटवारा होना चाहिए। मुझे लगता है हरियाणा में 5-5 का मुकाबला रहेगा। कोई 100 कोई सीट फंस जाए तो 6-4 हो सकती हैं, 4-6 हो सकती हैं, जिसकी भी हो, पर मुझे लगता है 5-5 सीटें हरियाणा में आज के दिन हरियाणा देता हुआ नजर आ रहा है।
5-5 यदि आ जाती हैं, अगला विधानसभा चुनाव फिर तो बड़ा गजब हो जाएगा। 5-5 आ जाती हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मुकाबला हुआ है। अगर 5-5 नहीं आती हैं तब भी हरियाणा में अगला विधानसभा चुनाव गजब होने गजब होने वाला। चलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हरियाणा के लोगों को किस तरह का चुनाव है, हमने स्वाद लेने और ये लोकसभा निपटाने के बाद हम विधानसभा की तैयारियों में जुट जाएंगे। बिल्कुल। और विधानसभा में मुद्दे अलग रहते हैं, विधानसभा में कैंपेनिंग के तरीके अलग रहते हैं, कैंडिडेट अलग रहते हैं। विधानसभा तो होगा ही मुकाबला रोचक, बिल्कुल। तो लोकसभा को ही हमने जब इतने बोर चुनाव को रोचक बना दिया। पहले लोकसभा चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था लोगों का, लेकिन अब यहाँ भी पंचायती लेवल का चुनाव लड़ने लगे हैं लोग ना। ऐसे ही हरियाणा के लोगों को मजे लेने हैं, स्वाद लेने हैं हर चीज में। चलो, बहुत बढ़िया है। ये थे भाई धर्मेंद्र कुआरे, और बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हरियाणा में जो पोजीशन है 5-5 की है। 5 कांग्रेस 5 बीजेपी जीत रही है, लेकिन 1-2 सीट ऊपर नीचे भी हो सकती है, 6-4 या उधर या उधर। क्या रहने वाला है, इन्होंने जो आकलन किया है आपकी नज़र में क्या है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। पड़ताल टीवी जो भाई पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धर्मेंद्र भाई का चैनल है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, विशुद्ध राजनीति की बातें, उस पर जाके भाई को सहयोग दें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, नमस्कार, थैंक यू, नमस्ते।